ठीक है, तो कुछ केसेस जो होते हैं हेपेटाइटिस सी के, उसमें हमें बाइल डक्ट की भी इंजरी मिलेगी जो मिमिक करेगा प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस को। आगे हम इसकी डिटेल भी देखेंगे प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस की। क्लिनिकल पैरामीटर्स जो है डिस्टिंग्विश करते हैं इन दो डिजीज़ को ईजीली हाउएवर। ठीक है, क्लिनिकली ही हम डिस्टिंग्विश करेंगे कि इसको हेपेटाइटिस सी है या इसको बिलियरी कोलेंजाइटिस हुआ है। दैट्स इट, हमने ये वायरल हेपेटाइटिस का टॉपिक कंप्लीट किया। इसकी समरी देखें। In the alphabet of hepatotropic viruses, some easy mnemonic devices may be useful. जो वॉवल्स हैं उनको हम यूज़ करेंगे। हेपेटाइटिस ए और ई नेवर कॉज द क्रोनिक हेपेटाइटिस, ओनली अक्यूट हेपेटाइटिस ये करवाएंगे। ठीक है, ए ई। इसके अलावा अगर हम ओनली द कॉन्सोनेंट्स देखिए, याद रखिएगा जो कॉन्सोनेंट्स हैं जैसे हेपेटाइटिस बी, सी और डी हैं, तो इनको पोटेंशियल होता है कि ये क्रोनिक डिजीज़ करवाएं। तो सी से कॉन्सोनेंट, सी से क्रोनिक, इस तरह याद रखिए, बी सी डी। उसके बाद कह रहा है कि हेपेटाइटिस बी जो है ये ट्रांसमिट होता है ब्लड के थ्रू बर्थिंग एंड बॉन्किंग। तो हेपेटाइटिस सी का याद रखना है कि ये सिंगल वायरस है और ये ज़्यादा मोर ऑफन जो है क्रोनिक होगा, मोर ऑफन, यानी ऑलमोस्ट ये नेवर जो है अक्यूटली कभी भी डिटेक्ट नहीं होगा, क्रोनिकली ही होगा। 85% या उससे भी ज़्यादा पेशेंट को क्रोनिक हेपेटाइटिस हो जाती है और 20% जो होंगे इनमें जिनको ये क्रोनिक हुई है उनको सिरोसिस डेवलप हो जाएगी। हेपेटाइटिस डी वायरस का याद रखिएगा डेल्टा एंटीजन है, डी से डेल्टा, डी से ये डिफेक्टिव वायरस है। इसको हेपेटाइटिस बी की को इन्फेक्शन की ज़रूरत होती है ताकि ये इन्फेक्ट भी करे और रेप्लिकेट करे, इसकी अपनी इतनी कैपेसिटी नहीं है। हेपेटाइटिस ई जो है ये इंडेमिक है, इक्वेटोरियल रीजन्स में होता है, ये फ्रीक्वेंटली एपिडेमिक भी है। उसके बाद है कि इन्फ्लामेटरी सेल्स हमने डिस्कस किए कि दोनों अक्यूट और क्रोनिक वायरल हेपेटाइटिस के, उनमें मेनली हमारे पास टी सेल्स होते हैं, इन्फ्लामेटरी सेल्स, और जो पैटर्न ऑफ इंजरी है वो हर किसी में डिफरेंट है, लेकिन नेचर ऑफ इन्फिल्ट्रेट नहीं है। पेशेंट जिनको लॉन्ग स्टैंडिंग बी और सी वायरस का इन्फेक्शन हुआ है तो उनको ज़्यादा रिस्क है कि उनको हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा आगे हो जाए, बी से और सी से। अच्छा, तो इस चैप्टर में इन्फेक्शियस डिसऑर्डर्स में हमने वायरल हेपेटाइटिस कंप्लीट किया। नेक्स्ट टॉपिक है बैक्टीरियल, पैरासाइटिक एंड हेलमिंथिक इन्फेक्शंस। मल्टीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिज्म हमारे लिवर को इन्फेक्ट कर सकते हैं, बिलियरी ट्री को, जिसमें बैक्टीरिया, फंजाई, हेलमिंथ और बाकी पैरासाइट्स और प्रोटोजोआ भी आ जाते हैं। तो इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म जो है वो लिवर में सेवरल पाथवेज के थ्रू रीच करते हैं। सबसे पहला असेंडिंग इन्फेक्शन होता है, ये गट के थ्रू होगा या बिलियरी ट्रैक के थ्रू, जैसे असेंडिंग बिलियरी कोलेंजाइटिस। वास्कुलर सीडिंग भी होती है। मोस्ट ऑफन हमारा जो पोर्टल सिस्टम है यहाँ पे इन्फेक्शन जो है वो जीआईटी के थ्रू आके और लिवर को इन्फेक्ट कर सकता है। डायरेक्ट इन्वेजन भी होती है किसी एडजेसेंट सोर्स से, जैसे कि बैक्टीरियल कोलिसिस्टाइटिस से, या कोई पेनिट्रेटिंग इंजरी भी इनको इंट्रोड्यूस करवा सकता है। अब बैक्टीरिया जो है वो इन्फेक्शन लिवर में कैसे इस्टेब्लिश करेंगे, विया द ब्लड, जिसमें हमारे पास स्टेफिलोकोकस ओरियस भी है जो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम करवाता है, सैल्मोनेला टाइफी टाइफॉइड फीवर करवाएगा, और ट्रेपोनेमा पैलिडम जो कि सेकेंडरी या टर्शियरी साइफिलिस करवाएगा। असेंडिंग इन्फेक्शन ज़्यादा कॉमन होते हैं इन द सेटिंग ऑफ पार्शियल या कंप्लीट बिलियरी ट्रैक की जब ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, ठीक है, तो तब असेंडिंग इन्फेक्शन होते हैं। और ये टिपिकली जब गट के फ्लोरा जो है, गट के फ्लोरा में जो बैक्टीरियाज वगैरह हैं वो इसका मेन कॉज बनते हैं, वो जाके कॉलोनाइज कर देंगे हमारे स्टेटिक बाइल को इन द डक्ट्स। अब वट एवर द सोर्स ऑफ द बैक्टीरिया विद द पायोजेनिक ऑर्गेनिज्म इन द इंट्राहेपेटिक एब्सेस मे डेवलप प्रोड्यूसिंग फीवर, राइट अपर क्वाड्रेंट पेन, टेंडर हेपेटोमेगैली। ठीक है, जब एब्सेस डेवलप होगी तो ये सारे सिम्टम्स होंगे। तो एंटीबायोटिक की थेरेपी अगर हम देंगे तो हम स्टेरलाइज कर सकते हैं स्मॉल एब्सेसेस को, लेकिन इनकी सर्जिकल ड्रेनेज बहुत ज़रूरी होती है लार्जर वाली लेजन्स के लिए। मोस्ट कॉमनली जो एक्स्ट्रा हेपेटिक बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं, पार्टिकुलरली जैसे कि सेप्सिस, वो माइल्ड हेपेटिक इन्फ्लामेशन करवा सकती है। वेरिंग डिग्री की हेपेटोसेलुलर कोलिस्टेसिस इनडायरेक्टली कराएगी विदाउट इस्टेब्लिशिंग एन इन्फेक्शियस निडस इन द लिवर, यानी लिवर में कोई ऐसा इन्फेक्शियस निडस नहीं इस्टेब्लिश करती, बस उसकी जो है इनडायरेक्टली हेपेटोसेलुलर कोलिस्टेसिस करवा सकती है और माइल्ड हेपेटिक इन्फ्लामेशन करवाएगी। ये बात हो गई एक्स्ट्रा हेपेटिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन की। इंट्रा में हमने देखा कि एब्सेस डेवलप करेगी और ये सिम्टम्स होंगे। अब बाकी जो नॉन वायरल इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं वो भी लिवर डिजीज़ करवाते हैं विथ इम्पॉर्टेंट या अनयूजुअल पैथोजेनिक फीचर्स दैट मेरिट स्पेसिफिक कमेंट। तो उनमें कौन से आ जाते हैं, फॉलोइंग हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले शिस्टोसोमियासिस, ये बहुत ही कॉमनली एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका में पाया जाता है। ये मोस्ट कॉमन कॉज है नॉन सिरोटिक पोर्टल हाइपरटेंशन का पूरी दुनिया में, नॉन सिरोटिक। एडल्ट वॉर्म्स गट में न्यूमरस एग्स प्रोड्यूस करेंगे, कुछ जो है पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू चले जाएंगे और लॉज कर जाएंगे हमारे लिवर में, वहाँ पे ग्रेनुलोमेटस रिएक्शन इंड्यूस करवा देंगे और फाइब्रोसिस करवा देंगे पोर्टल सर्कुलेशन के अंदर, लिवर में नहीं, पोर्टल सर्कुलेशन में।
ठीक है, ग्रेनुलोमेटस रिएक्शन भी करवा दिया और फाइब्रोसिस करवाई। इसके अलावा एंट अमीबा हिस्टोलिटिका एक इंपॉर्टेंट कॉज है, हमें पता है, डाइजेंट्री का। तो ये भी समटाइम्स लिवर में असेंड कर सकता है थ्रू द पोर्टल सर्कुलेशन और वहाँ जाके सेकेंडरी फोकाई प्रोड्यूस कर देगा इन्फेक्शन का, जो कि आगे जाके लार्ज नेक्रोटिक एरियाज बन जाएंगे जिनको हम अमीबिक लिवर एब्सेस कहते हैं। अमीबिक एब्सेस जो है वो हमारे राइट लोब ऑफ लिवर में ज़्यादा कॉमन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एब्सेस जो है इनमें हमें नेक्रोटिक लिवर सेल्स भी नज़र आएंगे, बट अनलाइक द पायोजेनिक एब्सेस न्यूट्रोफिल्स इसमें एब्सेंट होंगे, क्योंकि पस वाली में हमें न्यूट्रोफिल्स मिलते हैं लेकिन यहाँ पे नहीं है, ये नेक्रोटिक एब्सेस है। इसके अलावा लिवर फ्लूक का इन्फेक्शन ये साउथ ईस्ट एशिया में ज़्यादा कॉमन है। इसमें हाई रेट होता है कोलेंजियोकार्सिनोमा का। ठीक है, बाइल डक्ट का कैंसर यानी कोलेंजियोकार्सिनोमा। बाकी जो रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनिज्म है इनमें फेशोला हेपेटिका, ओपिस थोरेसिस स्पीशीज़ और क्लोनोर्किस सिनेंसिस आ जाते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा है इकाइनोकोकल इन्फेक्शन, ये भी हम माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ चुके हैं कि ये इंट्राहेपेटिक हाइड्रेटेड सिस्ट की फॉर्मेशन करवा देगा, जो कि सिम्टम्स प्रोड्यूस करेगी। जब ये बाकी सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स पे ये सिस्ट प्रेशर डालेगी तो सिम्टम्स होंगे, या ये जब रप्चर कर जाएगी। दैट्स इट, यहाँ पे इन्फेक्शियस डिसऑर्डर कंप्लीट हुए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस। ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस जो है ये एक क्रोनिक प्रोग्रेसिव हेपेटाइटिस है, जिसमें सारे हमें फीचर्स मिलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़ के इन जनरल। ठीक है, जो भी ऑटो इम्यून डिजीज़ होते हैं उस तरह के हमें सिम्टम्स मिलते हैं। इसकी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होती है और इसकी बाकी ऑटो इम्यून डिजीज़ के साथ भी एसोसिएशन है, यानी जिसको कोई और ऑटो इम्यून डिजीज़ होगी तो उसको ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस हो सकता है। इसके अलावा हमें इसमें ऑटो एंटीबॉडीज़ भी मिलेंगी और थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स भी ये पेशेंट शो करते हैं जब हम उनको इम्यूनोसप्रेशन देंगे। अब जो रिस्क होता है ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस का वो सर्टेन HLA एलील्स के साथ एसोसिएटेड है, जैसे कि DRB1 एलील। ये कॉकेशियंस में होता है, लेकिन कोई भी और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स जो है, यानी जो बाकी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं, उनमें इसका मैकेनिस्टिक बेसिस इस रिलेशनशिप का अनक्लियर है कि मतलब HLA एलील्स की इसमें एसोसिएशन है, वो बाकी ऑटो इम्यून में हमें क्लियर नहीं है। यहाँ पे पता है कि इसमें HLA एलील्स की एसोसिएशन हो सकती है। अब जो ट्रिगर होते हैं इम्यून रिएक्शन के, उसमें वायरल इन्फेक्शन आ सकता है, या ड्रग की वजह से, या टॉक्सिन के साथ अगर जब एक्सपोजर हो जाए तो ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस को ट्रिगर मिलता है। ठीक है, इम्यून रिएक्शन को ट्रिगर मिलता है। अब ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस के क्लिनिको पैथोलॉजिक फीचर्स देखें। जो एनुअल इंसिडेंस है ये हाईएस्ट है अमंग द वाइट नॉर्दर्न यूरोपियंस एट 1.9 इन 1 लाख। ठीक है, 1 लाख में से 1.9 इसका है इंसिडेंस, लेकिन जो एथनिक ग्रुप्स है वो ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं। तो इसमें याद रखिएगा फीमेल प्रीडोमिनेंस होती है ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस में तकरीबन 78%। ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस को हमने क्लासीफाई किया है 2 टाइप्स के अंदर, और ये बेस्ड है ऑन द पैटर्न ऑफ सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज़। एक इसमें टाइप 1 है, टाइप 2। टाइप 1 आपने याद रखना है कि मिडिल एज्ड और जो ओल्डर इंडिविजुअल्स हैं उनमें ज़्यादा कॉमन है, जिसमें हमें प्रेजेंस मिलेगी एंटी न्यूक्लियर ANA, एंटी स्मूथ मसल एक्टिन SMA, एंटी माइटोकॉन्ड्रियल AMA और एंटी सॉल्यूबल लिवर एंटीजन, लिवर पैनक्रियास एंटीजन, एंटी SLA LP एंटीबॉडीज़। ठीक है, ये सारी टाइप्स की हमें टाइप 1 में एंटीबॉडीज़ मिलेंगी। जो टाइप 2 है वो ज़्यादातर चिल्ड्रन में और टीनेजर्स में देखी गई है, और इसमें कैरेक्टराइज हुआ है कि हमें एंटी लिवर किडनी माइक्रोसोम 1 एंटीबॉडीज़ मिलती हैं और एंटी लिवर साइटोसोल 1 एंटीबॉडीज़। तो ये एंटीबॉडीज़ डिफरेंट इनकी याद रखनी है दोनों टाइप्स में, जो हर एक टाइप की स्पेसिफिक है। नेक्स्ट इसकी मॉर्फोलॉजी है। तो ऑल्दो ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस जो है वो शेयर करती है पैटर्न ऑफ इंजरी विद द एक्यूट एंड क्रोनिक वायरल हेपेटाइटिस। तो जैसे टाइम कोर्स जो है हिस्टोलॉजिक प्रोग्रेशन का, वो इनका दोनों का डिफर करता है। पैटर्न ऑफ इंजरी तकरीबन वो शेयर करते हैं। अब वायरल हेपेटाइटिस में हमने देखा कि फाइब्रोसिस टिपिकली जो है वो फॉलो करती है मैनी ईयर्स ऑफ स्लोली एक्यूमुलेटिंग पैरेनकाइमल इंजरी के बाद फाइब्रोसिस हो जाती है, जबकि इस ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस में यहाँ पे हमें अर्ली फेज ऑफ सीवियर पैरेनकाइमल डिस्ट्रक्शन मिलती है। अर्ली सीवियर किस्म की डिस्ट्रक्शन हुई और उसके बाद रैपिडली स्कारिंग हो जाएगी। ठीक है, अब अनक्लियर रीजंस की वजह से ये जो अर्ली वेव आई है हेपेटोसाइट्स के डैमेज की, ये अभी तक सब क्लिनिकल है। फॉलोइंग फीचर्स जो है वो टिपिकल हैं ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस के। कौन से? सबसे पहला है नेक्रोसिस एंड इन्फ्लामेशन। ये इंडिकेट हुआ है कि इसमें एक्सटेंसिव किस्म की हमें इंटरफेस हेपेटाइटिस मिलेगी, या फिर हमें फोकाई मिलेंगे कन्फ्लुएंट यानी पेरीवेन्युलर या ब्रिजिंग किस्म की नेक्रोसिस मिलेगी, या पैरेनकाइमल कोलैप्स होगा। तो इसका मतलब है कि नेक्रोसिस और इन्फ्लामेशन हुई है। इसके अलावा प्लाज्मा सेल की प्रीडोमिनेंस, ये इसमें मोनोन्यूक्लियर इन्फ्लामेटरी इन्फिल्ट्रेट में प्लाज्मा सेल ज़्यादातर प्रीडोमिनेट करेंगे। एंड देन हेपेटोसाइट रोजेट्स, ये जो है
मार्क्ड एक्टिविटी के एरियाज़ होते हैं हेपेटोसाइट रोजेट्स। ठीक है, हेपेटोसाइट रोजेट्स जो है वो रीजनरेटिव हेपेटोसाइट का फिनोमेना शो करते हैं। अब ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस में अक्यूट क्लिनिकल इलनेस जो है ये कॉमन प्रेजेंटेशन होती है तकरीबन 40% ऑफ द केसेस में, और समटाइम्स ये डिजीज़ फलमिनेंट होती है, आगे जाके प्रोग्रेस करेगी हेपेटिक इंसेफेलोपैथी में, जो कि तकरीबन 8 वीक्स ऑफ ऑनसेट के बाद होगा हेपेटिक इंसेफेलोपैथी। अब इसकी जो मोर्टेलिटी है फॉर द पेशेंट विद दिस सीवियर अनट्रीटेड ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस वो 40% होगी 6 मंथ ऑफ डायग्नोसिस के अंदर, अगर ट्रीट ना किया गया। और सिरोसिस जो है वो तकरीबन 40% ऑफ द सर्वाइवर्स में सिरोसिस भी हो जाएगी। तो हेंस डायग्नोसिस और इंटरवेंशन इम्पेरेटिव है। इम्यूनो सप्रेशन थेरेपी ज़्यादातर इसमें बहुत इफेक्टिव होती है, जिसकी वजह से रेमिशन हो जाएगी 80% ऑफ द पेशेंट में और लॉन्ग टर्म सर्वाइवल इनेबल होगा। एंड स्टेज डिजीज़ इंडिकेशन है कि इसमें हमें लिवर ट्रांसप्लांटेशन करनी होगी। 10 ईयर सर्वाइवल रेट आफ्टर द लिवर ट्रांसप्लांटेशन इज़ 75%, लेकिन रिकरेंस जो है वो ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन में भी हो जाती है 20% ऑफ द केसेस में, दोबारा ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस हो जाएगी। दैट्स इट। अब समरी है, हमने 2 प्राइमरी टाइप्स ऑफ ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस देखी, टाइप 1 टाइप 2। टाइप 1 हमने कहा ज़्यादातर मिडिल एज वुमेन में होती है और इसमें हमें एसोसिएटेड एंटी न्यूक्लियर और एंटी स्मूथ मसल एंटीबॉडीज़ मिलती हैं। टाइप 2 में हमने कहा बच्चों में और टीनेजर्स में मिलती है और इसमें एंटी लिवर किडनी माइक्रोसोमल ऑटो एंटीबॉडीज़ मिलती हैं। ठीक है, लिवर किडनी। अब ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस हमने कहा या तो डेवलप करेगी रैपिडली प्रोग्रेसिव अक्यूट डिजीज़ की तरह, या फिर ये एक इंडोलेंट पाथवे को फॉलो करेगी। अगर हमने इसको अनट्रीटेड छोड़ दिया तो ये आगे जाके लिवर फेलियर करवा सकती है। प्लाज्मा सेल्स हमने कहा ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं और इसमें कैरेक्टरिस्टिक जो कंपोनेंट है इन्फ्लामेटरी इन्फिल्ट्रेट का, बायोप्सी स्पेसिमेन में जो ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस में मिलता है उसमें प्लाज्मा सेल्स मिलेंगे। दैट्स इट, यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है ड्रग एंड टॉक्सिन इंड्यूस्ड लिवर इंजरी। लिवर हमें पता है हमारा मेजर ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंड डिटॉक्सिफाइंग ऑर्गन है बॉडी का। लिवर जो है वो सब्जेक्ट होता है टू इंजरी फ्रॉम इनॉर्मस एरे ऑफ थेराप्यूटिक एंड इन्वायरमेंटल केमिकल्स। इंजरी अगर इसको होती है वो डायरेक्ट टॉक्सिसिटी की वजह से हो सकती है, या ये इंजरी हो सकती है जब हेपेटिक कन्वर्जन हो रही हो किसी जीनोबायोटिक कंपाउंड की इनटू एन एक्टिव टॉक्सिन। ठीक है, या फिर ये प्रोड्यूस हो सकती है इम्यून मैकेनिज्म्स के थ्रू, जैसे कि किसी ड्रग या मेटाबोलाइट जो है वो हेप्टिन की तरह एक्ट करेगा और कन्वर्ट करेगा सेलुलर प्रोटीन को इम्यूनोजन के अंदर। अब डायग्नोसिस ड्रग या टॉक्सिन इंड्यूस्ड लिवर इंजरी की हम कैसे कर सकते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ टेम्पोरल एसोसिएशन ऑफ द लिवर डैमेज विद द ड्रग और टॉक्सिन एक्सपोजर। ठीक है, उसके एक्सपोजर से जो लिवर डैमेज हुआ है उसकी बेसिस पे रिकवरी हम देखेंगे यूजुअली, जो कि जब हमने इंसाइटिक एजेंट को रिमूव किया तो रिकवरी हो रही है। इसके अलावा अगर पोटेंशियल कॉजेज़ को एक्सक्लूड कर दें, किसी भी टॉक्सिन के साथ एक्सपोजर या थेरेप्यूटिक एजेंट के साथ जो है उसको हमेशा हमें अपनी डिफरेंशियल डायग्नोसिस में रखना होगा फॉर एनी फॉर्म ऑफ द लिवर डिजीज़, कि मतलब वो लिवर डिजीज़ जो है ड्रग या किसी टॉक्सिन से तो नहीं हुई। अब जो प्रिंसिपल ड्रग्स और टॉक्सिक इंजरीज़ हैं वो डिस्कस हुई हैं चैप्टर नंबर 8 में, एनवायरमेंटल चैप्टर में, जो कि हम 3rd ईयर में डिस्कस करके आए हैं। यहाँ पे हम सफाइस करेंगे टू नोट दैट द ड्रग रिएक्शंस मे बी प्रिडिक्टेबल, यानी कि वो इंट्रिंसिक हो सकते हैं ड्रग रिएक्शन, या ये अनप्रिडिक्टेबल होंगे यानी इडियोसिंक्रेटिक। जो प्रिडिक्टेबल ड्रग या टॉक्सिन रिएक्शंस हैं वो सारे इंडिविजुअल्स को डोज डिपेंडेंट फैशन में अफेक्ट करते हैं। ठीक है, अगर ज़्यादा डोज हो गया तो उस तरह से फिर इंजरी होगी, तो ये प्रिडिक्टेबल ड्रग रिएक्शन है। अनप्रिडिक्टेबल ड्रग रिएक्शन डिपेंड करता है आइडियोसिंक्रेसीज पे ऑफ द होस्ट, पार्टिकुलरली उनकी जिनकी प्रोपेंसिटी है टू माउंट अ इम्यून रिस्पॉन्स टू द एंटीजेनिक स्टिमुलस, या फिर रेट जिस पे एजेंट जो है वो मेटाबोलाइज हुआ है। अब दोनों क्लासेस ऑफ इंजरी जो है वो इमीडिएट भी हो सकती हैं या हफ्तों से लेकर महीने ले सकती हैं टू डेवलप। 16.13 इस टेबल में पैटर्न ऑफ इंजरी दिखाया गया है, लिखा हुआ है इन द ड्रग एंड टॉक्सिन इंड्यूस्ड हेपेटिक इंजरी। ठीक है, ये सारे पैटर्न्स ऑफ इंजरीज लिखे हुए हैं, उनमें हमें कौन सी मॉर्फोलॉजिक फाइंडिंग मिलेगी और एग्जांपल्स हैं एसोसिएटेड एजेंट्स की। तो एक पैटर्न ऑफ इंजरी है कोलेस्टेटिक। कोलेस्टेटिक जो इंजरी होगी लिवर को, उसमें आपने मॉर्फोलॉजी में याद रखना है कि हमें ब्लैंड हेपेटोसेलुलर कोलेस्टेसिस मिलेगी, यानी फ्लो नहीं हो पा रहा, वहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रही है बाइल वगैरह की, लेकिन ये विदाउट इन्फ्लामेशन होगा। और इस तरह की जो इंजरी वो कौन से एजेंट्स करवाते हैं? कॉन्ट्रासेप्टिव्स और एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, इसके अलावा एंटीबायोटिक्स और हार्ट थेरेपी, हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। दूसरा पैटर्न ऑफ इंजरी है कोलेस्टेटिक हेपेटाइटिस।
तो इसमें भी कोलेस्टेसिस होगी, लेकिन लोब्यूलर नेक्रोसिस के साथ और इन्फ्लामेशन हो रही है, वहाँ पे नहीं हो रही थी, इसमें हो रही है। तो इसमें हमें बाइल डक्ट की भी डिस्ट्रक्शन शो होगी। एग्जांपल्स हैं कुछ एंटीबायोटिक्स, फिनोथायजीन्स और स्टेटिन्स जो हैं कोलेस्टेटिक हेपेटाइटिस करवाते हैं। देन है हेपेटोसेलुलर नेक्रोसिस क्यों हो रही है। जब नेक्रोसिस होगी तो हमें स्पॉटी किस्म के हेपेटोसाइट नेक्रोसिस मिलेगी, मैसिव नेक्रोसिस भी मिल सकती है, क्रोनिक हेपेटाइटिस भी हो सकता है। तो इसमें रिस्पॉन्सिबल एजेंट्स कौन से हैं। स्पॉटी हेपेटोसाइट नेक्रोसिस मिथाइल डोपा की वजह से और फेनिटोइन से होती है। बहुत ज़्यादा मैसिव नेक्रोसिस एसिटामिनोफेन करवाती है और हेलोथेन। क्रोनिक हेपेटाइटिस जो है हम पढ़ के आए हैं, आइसोनियाजिड एंटी टीबी ड्रग जो है वो क्रोनिक हेपेटाइटिस करवाएगी, जिसकी वजह से हेपेटोसेलुलर नेक्रोसिस होगी। देन फैटी लिवर डिजीज़ में हमें लार्ज एंड स्मॉल ड्रॉपलेट फैट नज़र आएगा लिवर में, जो कि एथेनॉल की वजह से या कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, मीथोट्रिक्सेट, टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन की वजह से हमें लार्ज एंड स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ फैट मिलेंगे। माइक्रोवेजिकुलर स्टीटोसिस यानी डिफ्यूज़ किस्म के स्मॉल ड्रॉपलेट फैट, ये हमें वेल्प्रोएट, टेट्रासाइक्लिन, एस्प्रिन, जिसकी वजह से री सिंड्रोम होता है, और हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी से इस तरह की माइक्रोवेजिकुलर स्टीटोसिस मिलेगी। एथेनॉल और एम्योडारोन से स्टीटोसिस होगी विद दी मैलोरी डेंक बॉडीज़। ये असल में डैमेज्ड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स ही होते हैं जो कि हमें साइटोप्लाज्म ऑफ द हेपेटोसाइट्स में मिलेंगे, मैलोरी डेंक बॉडीज़, ठीक है। तो ये एथेनॉल और एम्योडारोन की वजह से हो रहा है। इसके अलावा हमें पैटर्न ऑफ इंजरी जो है लिवर में फाइब्रोसिस और सिरोसिस मिलती है, जिसमें हमें पेरीपोर्टल और पेरीसेल्युलर फाइब्रोसिस मिल सकती है, जो अल्कोहल, मिथोट्रिक्सेट, एनालाट्रिल, विटामिन ए एंड अदर रेटिनॉइड्स की वजह से होगी। कुछ ड्रग्स जो है लिवर में ग्रेन्युलोमा फॉर्मेशन करवाएंगे। किसी केस में हमें नॉन कैजिएटिंग एपिथेलॉइड ग्रेन्युलोमा मिलेंगे, जैसे सल्फोनामाइड से, अम्योडारोन और आइसोनियाजिड से, जबकि एलोपिरेनोल से फिब्रिन रिंग ग्रेन्युलोमा फॉर्मेशन होगी लिवर में। वास्कुलर लेशंस भी हो सकती हैं लिवर में, जैसे साइनोसॉइडल ऑब्स्ट्रक्शन सिंड्रोम जो है, वीनो ओक्लूसिव डिजीज़ है हम जिसको कहते हैं, जिसमें ऑब्लिट्रेशन हो जाती है हमारी सेंट्रल वेन ऑफ द लिवर की। तो ये जब हाई डोज कीमोथेरेपी या फिर बुश टीज जो है यूज़ की जाए उसकी वजह से हो सकता है। बर्ड शेयरी सिंड्रोम भी हो सकता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के यूज़ से। पीलियोसिस हेपेटिस यानी ब्लड फिल्ड कैविटीज़ हो लेकिन एंडोथेलियल सेल्स से लाइन हुई भी ना हो, उसको हम पीलियोसिस हेपेटिस कहते हैं। ये एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स की वजह से या टेमोक्सिफिन की वजह से पीलियोसिस हेपेटिस हो सकता है, ठीक है। इस तरह की वास्कुलर लीजन हो सकती है। टेबल हमने सारा डिस्कस किया। अब कह रहा है कि क्लासिक और प्रिडिक्टेबल जो हेपेटोटॉक्सिन है वो हमारे पास एसिटामिनोफेन होता है। ये बहुत ही कॉमन कॉज है अक्यूट लिवर फेलियर का, जो खाई जाती है आजकल कॉमनली, पैनाडोल वगैरह। तो नेसेसिटेट करता है कि इससे लिवर ट्रांसप्लांटेशन की भी ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है, यूएस में। अब टॉक्सिक एजेंट जो है वो एसिटामिनोफेन खुद नहीं है, लेकिन रादर इसमें एक टॉक्सिक मेटाबोलाइट है जो कि हमारा साइटोक्रोम P450 सिस्टम इसमें से प्रोड्यूस करेगा। डैमेज जो है वो सेंट्री लोब्यूलर हेपेटोसाइट्स के अंदर बिगिन होगा डैमेज, फिर वो एक्सटेंड करता जाएगा और इनकम्पास कर जाएगा पूरे इंटायर लोब्यूल को मोस्ट सीवियर केसेस में। अब एग्जांपल्स जो है ड्रग्स की जो कि इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शंस करवाती हैं वो आपने याद रखना है। क्लोरप्रोमाजिन जो कि कोलेस्टेसिस का एजेंट है उन पेशेंट्स में जो कि इसको स्लोली मेटाबोलाइज करते हैं। इसके अलावा हेलोथेन और उसके जो डेरिवेटिव्स हैं ये फैटल इम्यून मेडिएटेड हेपेटाइटिस करवा सकते हैं आफ्टर द रिपीटेड एक्सपोजर, बार बार अगर इसके साथ एक्सपोजर हो। दैट्स इट, ड्रग एंड टॉक्सिन इंड्यूस्ड लिवर इंजरी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है अल्कोहल एंड नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़। अल्कोहल जो है हमें पता है बहुत ही वेल नोन कॉज है फैटी लिवर डिजीज़ का एडल्ट्स में, और ये हिस्टोलॉजिकली मैनिफेस्ट करेगा कि हमें इसमें स्टीटोसिस मिलता है, स्टीटोहेपेटाइटिस और सिरोसिस, जो हमने अभी ऊपर टेबल में भी डिस्कस किया। रिसेंट ईयर्स में ये बहुत ज़्यादा एविडेंट हुआ है अनदर एंटिटी जिसको हम कहते हैं NAFLD यानी कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़। तो ये भी इंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ हेपेटिक चेंजेस ही मिमिक करेगा जो कि अल्कोहल अब्यूज़ से हमें मिल रहे थे, ठीक है। उसी तरह के हमें इसमें भी पैटर्न मिलता है। तो सिंस जो मॉर्फोलॉजिक चेंजेस अल्कोहलिक में और नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ में है वो इंडिस्टिंग्विशेबल हैं और इनको हम साथ ही डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम पैथोजेनेसिस और डिस्टिंक्टिव क्लिनिकल फीचर्स हर एक एंटिटी के डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले मॉर्फोलॉजी देखें। 3 तरह की लिवर एल्ट्रेशन ऑब्जर्व की गई हैं फैटी लिवर डिजीज़ में। एक तो फैटी लिवर डिजीज़ में स्टीटोसिस होता है यानी फैटी चेंज, दूसरा हेपेटाइटिस हो जाता है जिसको अल्कोहलिक या स्टीटोहेपेटाइटिस कहेंगे, तीसरा फाइब्रोसिस होगी। सबसे पहले हेपेटोसेलुलर स्टीटोसिस देखें। हेपेटोसेलुलर जो फैट एक्यूमुलेशन हो जाती है ये टिपिकली हमारे सेंट्री लोबुलर हेपेटोसाइट्स में बिगिन होगी। लिपिड के ड्रॉपलेट्स जो हैं वो छोटे होंगे यानी स्मॉल माइक्रोवेजिकुलर से लेके बड़े बड़े मैक्रोवेजिकुलर ड्रॉपलेट्स भी हो सकते हैं।
ये लार्जेस्ट फिलिंग होंगे, ठीक है, फिल कर देंगे पूरे सेल को, एक्सपेंड करते जाएंगे और न्यूक्लियस को भी साइड में डिस्प्लेस कर देंगे। इतना ज़्यादा उन्होंने एरिया ऑक्यूपाई कर लेना है। तो जैसे स्टीटोसिस और ज़्यादा एक्सटेंसिव होती जाएगी तो लिपिड की एक्यूमुलेशन स्प्रेड करती जाएगी हमारी सेंट्रल वेन की तरफ, आउटवर्ड फ्रॉम द सेंट्रल वेन टू द हेपेटोसाइट्स इन द मिड लोब्यूल एंड देन द पेरीपोर्टल रीजन्स। ठीक है, इस तरह से ये एक्सटेंसिव केस में इस तरह स्प्रेड करेगी, पहले सेंट्रल वेन से हेपेटोसाइट्स तरफ मिड लोब्यूल में और फिर जो है पेरीपोर्टल रीजन्स में ये एक्यूमुलेट करेगा। तो इस फिगर में देखिए यहाँ पे फैटी लिवर डिजीज़ दिखाया गया है जो कि क्रोनिक अल्कोहल यूज़ की वजह से हुआ है। मिक्स हमें इसमें नज़र आ रहे हैं स्मॉल एंड लार्ज फैट ड्रॉपलेट्स जो कि क्लियर वैक्यूल्स की तरह हमें ये नज़र आ रहे हैं। मोस्ट प्रोमिनेंट जो हैं ये देखें सेंट्रल वेन के अराउंड हैं और एक्सटेंड कर रहे हैं आउटवर्ड पोर्टल ट्रैक्स की तरफ। कुछ हमें फाइब्रोसिस भी ये ब्लू कलर की स्टेन हुई भी नज़र आ रही है। ये कैरेक्टरिस्टिक है पेरी साइनोसोइडल चिकन वायर फेंस पैटर्न, इसको कहते हैं चिकन वायर फेंस पैटर्न। ये मैसन ट्राइकोम स्टेन से स्टेन किया गया है। मैक्रोस्कोपिकली ये फैटी लिवर्स जो हैं विथ वाइड स्प्रेड स्टीटोसिस, ये लार्ज लिवर होगा जो कि वेट करेगा 4 to 6 kg या उससे भी ज़्यादा, सॉफ्ट होगा, येलो और ग्रीजी। ठीक है, नेक्स्ट हमने कहा इसमें स्टीटो हेपेटाइटिस हो जाता है। तो इस तरह के चेंजेस टिपिकली ज़्यादा प्रोनाउंस होते हैं अल्कोहल यूज़ के साथ बनस्पत नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ में। और ये हमें या तो नज़र आएंगे कि हमें हेपेटोसाइट की बैलूनिंग मिलेगी, सिंगल या स्कैटर्ड हमें फोकाई मिलेगा सेल्स का जिनकी स्वेलिंग भी होगी और नेक्रोसिस होगी विद दी स्टीटोसिस। तो इस तरह के फीचर हमें सेंट्री लोबुलर रीजन्स में आपने याद रखना है ज़्यादा मिलेंगे। तो इस फिगर में देखिए यहाँ पे हेपेटोसाइट की इंजरी हो गई है इन द फैटी लिवर डिजीज़ और ये एसोसिएटेड है विद दी क्रोनिक अल्कोहल यूज़। तो इस ए फिगर में हमें क्लस्टर्ड इन्फ्लामेटरी सेल्स भी नज़र आ रहे हैं जो कि मार्क कर रहे हैं द साइट ऑफ नेक्रोटिक हेपेटोसाइट। और ये देखिए यहाँ पे इस दूसरे हेपेटोसाइट में मैलरी डैंक बॉडी हमें नज़र आ रही है जो कि हमने कहा इंटरमीडिएट फिलामेंट की ही एक इंक्लूजन होती है साइटोप्लाज्म में। ठीक है, तो हेपेटोसाइट की बैलूनिंग होगी नंबर 1 स्टीटो हेपेटाइटिस में। दूसरा हमने कहा मैलरी डैंक बॉडीज़ हमें मिलेंगी। तो ये मैलरी डैंक बॉडीज़ जो हैं टैंगल्ड स्केम्स होते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के, जिसमें यूबिक्विटिनाइलेटेड कैरेटिन्स 8 and 18 आ जाते हैं इसमें इंटरमीडिएट फिलामेंट्स में। ये हमें विजिबल होंगे यूजिनोफिलिक साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स की तरह उन्हीं डीजेनरेटिंग हेपेटोसाइट्स में। तो इन इंक्लूजन्स को हम मैलरी डैंक बॉडीज़ कह रहे हैं। ठीक है, इस फिगर में देखिए यहाँ बी फिगर में ये बैलून हेपेटोसाइट्स नज़र आ रहे हैं एरो हेड्स के साथ ये वाले, और इनमें साथ में क्लस्टर्स ऑफ इन्फ्लामेटरी सेल्स भी जो है विजिबल हैं। इनसेट जो है इसको स्टेन किया गया है फॉर द कैरेटिन 8 and 18 ब्राउन कलर, और इसमें हमें नज़र आ रहा है बैलून सेल जो कि डॉटेड लाइन के साथ ये शो किया गया है बैलून सेल, जिसमें कैरेटिन जो है वो यूबिक्विनाइलेटेड हो गया है और कोलैप्स हो गया है इनटू दी इम्यूनो रिएक्टिव मैलरी डैंक बॉडीज़। पीछे जो है साइटोप्लाज्म एम्प्टी रह गया है। ठीक है, ये डैंक बॉडीज़ बन गई। इसके अलावा स्टीटोहेपेटाइटिस में न्यूट्रोफिल की इन्फिल्ट्रेशन होगी। प्रीडोमिनेंटली न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेशन जो है वो लोब्यूल को परमिएट भी कर सकती है और एक्यूमुलेट कर जाएगी अराउंड द डीजेनरेटिंग हेपेटोसाइट। नेक्स्ट स्टीटोसिस में न्यूट्रोफिल इन्फिल्ट्रेशन। प्रीडोमिनेंटली न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेशन जो है वो हमारे लोब्यूल को परमिएट भी कर सकती है और फिर वो एक्यूमुलेट कर जाएगी अराउंड द डीजेनरेटिंग हेपेटोसाइट। ठीक है, इनका इन्फिल्ट्रेट वो वहाँ पे एक्यूमुलेट करेगा, पार्टिकुलरली उन हेपेटोसाइट्स में जिनमें मैलरी डैंक बॉडीज़ हमने देखी वहाँ पे न्यूट्रोफिल इन्फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगी। तो लिम्फोसाइट और मैक्रोफेजेस भी हमें पोर्टल ट्रैक्स में या फिर पैरेन्काइमा में इसके अलावा मिल सकते हैं। थर्ड, हमने स्टीटो हेपेटाइटिस के बाद कहा था कि स्टीटो फाइब्रोसिस होती है। तो फैटी लिवर डिजीज़ जो है सारी काइंड्स की जो है उनमें हमें डिस्टिंक्टिव पैटर्न मिलता है स्कारिंग का। ठीक है, स्कारिंग है ये। तो बाकी चेंजेस की तरफ फाइब्रोसिस जो है या स्कारिंग, ये फर्स्ट हमें सेंट्री लोबुलर रीजन में मिलेगी एज अ सेंट्रल वेन स्क्लेरोसिस, और पेरीसाइनोसोइडल स्कारिंग अपीयर होगी उसके बाद। ठीक है, पहले सेंट्रल वेन की स्क्लेरोसिस हो रही है, फिर पेरीसाइनोसोइडल होगी इन द स्पेस ऑफ डिसी ऑफ द सेंट्री लोबुलर रीजन, और फिर वो बाहर की तरफ आउटवर्ड स्प्रेड करती जाएगी और इनसर्कल कर देगी इंडिविजुअल या स्मॉल क्लस्टर ऑफ हेपेटोसाइट्स को इन अ चिकन वायर फेंस पैटर्न, जो हमने अभी इस फिगर में भी देखा, इस ब्लू स्टेन से जो दिखाया गया है चिकन वायर फेंस पैटर्न। ठीक है, ये स्कारिंग को डिनोट कर रहा है। टेंड्रिल्स जो है फाइब्रोसिस के ये इवेंचुअली लिंक करेंगे पोर्टल ट्रैक्स को और फिर ये कंडेंस होके एक सेंट्रल पोर्टल फाइब्रस सेप्टा बना देंगे।
अब ये सेंट्रल पोर्टल फाइब्रस सेप्टा बन गए, तो जैसे ये ज़्यादा और प्रोमिनेंट होते जाएंगे तो लिवर जो है एक नोडुलर सिरोटिक पैटर्न ले लेगा, ठीक है, सिरोसिस अब हो गई। अब क्योंकि बहुत केसेस में जो है, मोस्ट ऑफ द केसेस में अंडरलाइंग कॉज परसिस्ट ही करता है, तो कंटिन्यूस सब डिवीजन हो रही होती है एस्टेब्लिश्ड नोड्यूल्स की बाय न्यू पेरीसाइनोसोइडल स्कारिंग, यानी कॉज तो अभी तक वहीं पे परसिस्ट कर रहा है, तो अब जो नोड्यूल्स जो है एस्टेब्लिश्ड नोड्यूल्स, उनकी सब डिवीजन होगी, कंटिन्यूअल सब डिवीजन बाय न्यू पेरीसाइनोसोइडल, उनकी स्कारिंग भी होती जाएगी, जो आगे जाके क्लासिक माइक्रोनोडुलर या फिर लेनिक्स सिरोसिस करवा देगा, या हम इसको माइक्रोनोडुलर भी कह सकते हैं। अर्ली इन द कोर्स जो लिवर है हमें येलो टैन और फैटी किस्म का नज़र आएगा, इनलार्ज होगा, लेकिन जैसे ही परसिस्टेंट डैमेज होता रहेगा ओवर द कोर्स ऑफ ईयर्स, फिर लिवर जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा ब्राउन, श्रंकन और नॉन फैटी ऑर्गन में, जो कि सिरोटिक नोड्यूल्स का बना हुआ होगा, और उसमें लेस देन 0.3 सेंटीमीटर डायमीटर की नोड्यूल्स होंगी। ये स्मॉलर हैं देन इज़ टिपिकल फॉर मोस्ट क्रोनिक वायरल हेपेटाइटिस, ठीक है, उससे ये नोड्यूल्स छोटी हैं। एंड जो स्टेज होता है, एंड स्टेज सिरोटिक लिवर, ये एंटर करेगा इनटू अ बर्नड आउट फेज़, जिसमें हमें फैटी चेंज नहीं मिलेगा, बाकी टिपिकल फीचर्स मौजूद होंगे एंड स्टेज में। मेजॉरिटी ऑफ केसेस में क्रिप्टोजेनिक सिरोसिस भी होती है, जिसमें कोई भी एटियोलॉजी नहीं पता होती, लेकिन अब ये रिकॉग्नाइज हुआ है एज अ बर्नड आउट नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मॉर्फोलॉजिक पैटर्न इसका डिस्कस किया। अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ का दोनों का सेम ही होता है, जबकि बाकी पैथोजेनेसिस और क्लिनिकल फीचर्स अब जो है डिटेल में हम इंडिविजुअली दोनों के अलग अलग करेंगे। तो सबसे पहले अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ को डिस्कस करते हैं।